चालू हुआ कि नहीं? तो क्या पढ़ रहे हैं हम लोग सर? आज नया चैप्टर शुरू करेंगे, लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, अभी तक जो हम लोग पढ़े थे सिर्फ मोशन पढ़े थे। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मोशन का लॉ पढ़ेंगे, भाई मोशन कैसे हैंडल होता है। ठीक है, काउज ऑफ मोशन क्या है? तो काउज ऑफ मोशन क्या होता है बेटा? फोर्स। किसी बॉडी पे फोर्स लगता है तो उसके चलते उसमें मोशन होता है। ठीक है, कभी कभी मोशन रोकने के लिए भी फोर्स लगता है, लेकिन अल्टीमेट काउज क्या है मोशन होने का? फोर्स है। अब एक चीज आता है फोर्स से पहले, इनर्सिया। क्या आता है बेटा? इनर्सिया। इनर्सिया किसको कहते हैं? इनर्सिया किसी भी बॉडी का वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो अपने अंदर होने वाले चेंज को रोकता है, रोकने का प्रयास करता है। उसको क्या कहेंगे हम लोग? इनर्सिया कहेंगे। क्या कहेंगे? इनर्सिया। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी विच अपोज काउज ऑफ चेंज इन स्टेट। अगर उसका स्टेट चेंज करोगे, अगर रेस्ट में है मोशन में करना चाहोगे, या फिर मोशन में तो रेस्ट में करना चाहोगे, तो अपोज करेगा। ठीक है, ये क्या है? सब प्रॉपर्टी है, इसका कोई यूनिट कोई डायमेंशन नहीं होगा। अब कर है फिजिकल स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ वेलोसिटी। किसी भी ऑब्जेक्ट का फिजिकल स्टेट अगर आपको डिफाइन करना है तो उसको वेलोसिटी के साथ डिफाइन आप कर सकते हैं। ठीक है, पहला है क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टेट ऑफ रेस्ट का मतलब क्या? वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो। दूसरा स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगा सर? कांस्टेंट। दो ही तरीके से आप कर सकते हैं। These two state of body is natural state of body। ये दोनों स्टेट जो है वो क्या है सर? बॉडी का नेचुरल स्टेट। या तो कोई बॉडी रेस्ट में रहेगा, या कोई बॉडी क्या रहेगा? कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगा। और इस समय पर इस पर नेट फोर्स नहीं लग रहा है। लिखे है ना, नो नेट फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप द बॉडी इन दिस टू फिजिकल स्टेट। नेचुरल स्टेट इसको क्यों बोले? क्योंकि इस स्टेट में अगर ये है तो आपको कोई इफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। या तो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में, कुछ भी इफर्ट लगाने की जरूरत, कुछ भी फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। कोई हो दिक्कत? चलिए सर, अब देखिए यहां पर हम किसी बॉडी को दिखा रहे हैं कि रेस्ट में है। अच्छा, एक चीज सुनिएगा, कोई बॉडी रेस्ट में है तो नेट फोर्स जीरो है। इसका यह मतलब नहीं कि उसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। जैसे अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है बेटा? m, सरफेस पे रखा हुआ है, तो धरती माता इसको अपने पास बुला रही है। कितना फोर्स से? mg फोर्स से। और इस सरफेस की वजह से ऊपर कौन सा रिएक्शन लग रहा है? इसको कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? नॉर्मल रिएक्शन। अगर हमको स्टेट में चेंज करना है, ठीक है, तो एक तो रेस्ट वाला स्टेट है और दूसरा क्या है सर? मोशन वाला स्टेट है। दो ही स्टेट अभी बोले थे ना। तो रेस्ट वाले स्टेट में क्या है? रेस्ट से मोशन में बदलना है आपको। था ये बैठा हुआ, इसको चला देना है। चल रहा था लेकिन इसको तेज चला देना है या स्लो कर देना है, तो दोनों चेंज होगा। फिर से देखो, नेचुरल स्टेट कौन कौन हुआ? या तो वो रेस्ट में है बॉडी, या फिर किस में है? मोशन में। कैसा मोशन में? कांस्टेंट वेलोसिटी। कैसा मोशन में है सर? कांस्टेंट वेलोसिटी। कोई तकलीफ नहीं सर। अगर हम लोग कोई बॉडी रेस्ट में है और उसको घुमाना शुरू करें, चलाना शुरू करें, तो हमको क्या लगाना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। कोई बॉडी अगर मोशन में है, कांस्टेंट मोशन जा रहा है, तो उसकी स्पीड को अगर हम घटाना चाहते हैं तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। उसके स्पीड को बढ़ाना चाहते हैं तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा। और वेलोसिटी के टर्म में अगर जाओ तो डायरेक्शन भी अगर चेंज करना चाहे तो भी फोर्स हमको लगाना पड़ेगा। लगे पड़ेगा ना? चलिए सर, या तो स्पीड इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं स्पीड को कांस्टेंट रखते हुए, या फिर दोनों चीज कर सकते हैं। फोर्स क्या है? ये जो फिजिकल स्टेट में चेंज आया वो कौन करवाएगा? फोर्स करवाएगा। तो फोर्स वो फैक्टर है, ये या तो पुल हो सकता है या फिर पुश हो सकता है, या तो पुल हो सकता है या पुश हो सकता है, जो फिजिकल स्टेट में चेंज करेगा। कोई अगर रेस्ट में तो उसको मोशन में ला देगा, और कोई कांस्टेंट वेलोसिटी से या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा था तो उसके वेलोसिटी को या स्पीड को चेंज करना शुरू कर देगा। कोई तकलीफ यहां तक? नहीं सर। अब आता है इनर्सिया। इनर्सिया क्या है? इनर्सिया ऑफ ए बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट अपोजेस द काउज ऑफ चेंज इन स्टेट ऑफ ए बॉडी। ठीक है, बॉडी के स्टेट में चेंज करने वाला चीज को क्या कहते हैं? मतलब अगर कोई बॉडी का फिजिकल स्टेट तुम चेंज करना चाहोगे तो बॉडी के अंदर कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जो उस चीज को अपोज करेगा। क्या करेगा सर? अपोज करेगा। उस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या कहते हैं? इनर्सिया कहते हैं। अब जरा सा तुम सोचो, दो एग्जांपल है आपके पास। एक मान लो टोटो है और एक मान लो ट्रक है, दोनों रेस्ट में है। अब दोनों का आपको धकेलना है, मोशन में लाना है। कहां पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? ट्रक में। क्यों? इनर्सिया में तो दोनों है। दोनों क्या कहना है? नहीं, हम जैसे हैं वैसे रहने दो। लेकिन फोर्स ज्यादा ट्रक में क्यों लग रहा है? क्योंकि उसका मास क्या है? ज्यादा। तो इनर्सिया क्या है सर? मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमेशा यहाँ पर कंफ्यूजन होता है
कि क्या इसका होना चाहिए। तो इनर्शिया प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है। अब मान लो कि तुम्हारा दोस्त है, उससे तुमको दोस्ती है, प्रेम है, तो कहोगे कितना किलो प्रेम है? पॉसिबल है जी? कहोगे क्या कितना मीटर प्रेम है? वो अलग बात है कि गाना वाना सुने होंगे, प्यार मुझे तुम करते हो कितना, तो बोलता है सागर में नहीं पानी मेरे दिल में प्यार है उतना, सागर में इतना जल है उसे, तो उसको मापा नहीं जा सकता, तो प्रेम को ही मापा नहीं जा सकता। तो उसी तरह जैसे प्रेम एक प्रॉपर्टी है, उसी तरह इनर्शिया भी किसी बॉडी का क्या है सर? प्रॉपर्टी है। क्या है? प्रॉपर्टी है। इसको भी हम लोग माप नहीं सकते, तो इसका हम लोग यूनिट भी नहीं देखेंगे और डायमेंशन भी नहीं देखेंगे। कैन नॉट बी मेजर, इसको मेजर नहीं किया जा सकता, कंपेयर किया जा सकता है। ऐसे भी कंपेयर किए ना कि भैया एक ट्रक है और एक टोटो है, तो टोटो का इनर्शिया कम है और ट्रक का इनर्शिया क्या है? ज्यादा। क्लियर है क्या? चलिए सर, कर है इज इनर्शिया अपोजिट मोशन, तब क्या इनर्शिया ऐसा चीज है मोशन को अपोज करेगा? हम पहले ही बना दिए इसको, रुकिए मिटा देते हैं। कह रहा है कि इनर्शिया जो है क्या वो मोशन को अपोज करेगा? नहीं सर। इनर्शिया अगर फिजिकल स्टेट को आप चेंज कर रहे हैं तो उसको वो अपोज करेगा। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसको कहेगा तुम बेटा मोशन में ही रहो, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको कहेगा तुम रेस्ट में रहो। तो कोई अगर मूविंग बॉडी है, जैसे ये मूव कर रहा है, ये चाहेगा हम जा रहे हैं हमको कोई टेंशन मत दो, लेकिन अगर हम इसको रोक रहे हैं तो ये जो नहीं रुकना चाह रहा है वो किसकी वजह से नहीं रुकना चाह रहा है? इनर्शिया की वजह से। तो इनर्शिया ऐसा कोई, इनर्शिया का मतलब ये मत समझ लेना कि ये मोशन को अपोज ही करेगा हमेशा, ये मोशन को सपोर्ट भी करता है, क्योंकि जो मूविंग बॉडी है वो नहीं चाहता है रुकना, जो रेस्ट में है वो नहीं चाहता है चलना। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये स्टेटमेंट क्या है अपने हिसाब से बेटा? फॉल्स है। ठीक है, अब देखो टाइप ऑफ इनर्शिया कितने तरह का होता है। सबसे पहले टाइप ऑफ इनर्शिया में, इसको जरा साइलेंट कर ले। टाइप ऑफ इनर्शिया में सबसे पहले इनर्शिया ऑफ रेस्ट, कोई रेस्ट में है, रेस्ट में रहना चाहेगा। इनर्शिया ऑफ मोशन, अब इनर्शिया ऑफ मोशन दो तरह का होता है, या तो स्पीड चेंज कर ले, वो जिस स्पीड में जा रहा है उसी स्पीड में रहना चाहे, ठीक है, या फिर जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में जाना चाहे। ठीक है, तो क्या सीखे सर? रेस्ट में था एक इनर्शिया, एक था मोशन में। मोशन में कितने तरह का? दो तरह का। मोशन आप चेंज कैसे कर सकते हैं? अगर इस या तो स्पीड चेंज कर दीजिए या डायरेक्शन चेंज कर दीजिए। क्लियर है? चलिए सर, कर है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसी का ये डिफाइन किया है इनर्शिया को। कर है एन ऑब्जेक्ट इन मोशन विल स्टे इन मोशन अंटिल एक्टेड ऑन बाय एन आउटसाइड फोर्स। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाओगे वो रेस्ट में रहेगा। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट विल स्टे एट रेस्ट व्हेन एक्टेड ऑन बाय एन आउटसाइड फोर्स। ठीक है, अंटिल सॉरी, जब तक कि आप आउटसाइड फोर्स में। अच्छा, यही कर रहा है इनर्शिया। क्या कर रहा है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इनर्शिया को डिफाइन करता है। कर रहा है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है या कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है तो जाते रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है उसको, चला जा रहा है। अगर कोई रेस्ट में है तो वो भी रेस्ट में रहना चाहेगा। ठीक है, अब इसका एग्जांपल देखिए। टाइटनिंग ऑफ सीट बेल्ट इन ए कार व्हेन इट स्टॉप्स क्विकली। जैसे ही क्विकली कोई कार को तुम रोकते हो तो बेल्ट, सीट बेल्ट टाइट हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो बॉडी है वो कार के साथ जा रहा था, तुम्हारा बॉडी रुकना नहीं चाहता है ड्यू टू इनर्शिया, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो कार तो रुकने लगती है, लेकिन तुम्हारा बॉडी कहता है नहीं हम तो जेबे करेंगे आगे। इस वजह से जब हम लोग आगे निकलते हैं तो बेल्ट अपना क्या हो जाता है? टाइट हो जाता है। क्लियर है? चलिए सर, कर है मूवमेंट ऑफ बॉडी टू द साइड व्हेन ए कार मेक्स ए शार्प टर्न। एक अगर मोड़ते हैं तो हम लोग ऐसे हो जाते हैं, अरे होते हैं ना, क्यों? इनर्शिया के चलते। क्यों? हम जा रहे थे इस डायरेक्शन में, कार मुड़ गया इधर, ये देखो जा रहा था कार, ये जा रहा है, एकाएक से मोड़ा तो हम लगेगा कि हम बाहर निकल जाएंगे। क्यों? क्योंकि मेरा डायरेक्शन ये था, इनर्शिया का डायरेक्शन मेरा क्या था? ये था, लेकिन कार एकाएक अपना इनर्शिया अपना डायरेक्शन चेंज किया, मेरा बॉडी इस चीज के लिए तैयार नहीं था। क्लियर है? देखिए अब जैसे एग्जाम्पल देते हैं। अब एक शीशा है, ठीक है, इस पे एक बार हम इस पे बुलेट चलाएं और एक बार इस पे क्या चलाएं हम लोग? पत्थर चलाएं। तो ये जो ग्लास विंडो है ना, तो ग्लास विंडो बुलेट होल करते हुए चला गया और शीशा पूरे को तोड़िए दिया। क्यों? क्या वजह है? वजह बताते हैं। ग्लास विंडो क्या है सर? रेस्ट में है, ये नहीं चाहता कि हमको कोई डिस्टर्ब करे। अब कौन सा इनर्शिया में सर? इनर्शिया ऑफ रेस्ट में है। जब बुलेट चलाते हैं तो बुलेट का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट होता है वो बहुत लेस होता है, तुरंत से खट से निकल जाता है, लेकिन पत्थर का जो टाइम ऑफ कांटेक्ट है वो क्या है? लार्ज है, आराम से गया, ढपाक से पड़ा,
हाँ बोलो भाई साहब क्या हाल चाल, आऊ खट से निकल गया। समझे बात को। यहां पर कॉन्टैक्ट टाइम क्या मिला, बुलेट के चक्कर, बुलेट के केस में बहुत कम, अब पत्थर के केस में ज्यादा। तो क्या होगा सर, इनर्शिया ब्रेक करने का टाइम मिल जाएगा इसको, आराम से इनर्शिया ब्रेक करेगा। और बताओ शीशा क्या हाल चाल, समझे बात को, ब्रेक कर जाएगा शीशा। अब बुलेट को उतना इनर्शिया ब्रेक करने का समय नहीं मिला। क्लियर हुआ क्या। चलिए अब देखते हैं, कह रहा है व्हाई डज एन एथलीट रन सम डिस्टेंस बिफोर टेकिंग ए लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप लेने से पहले एथलीट क्यों थोड़ा दौड़ता है तब कूदता है, रीजन क्या है, इनर्शिया की वजह से। इनर्शिया की वजह से क्या होता है, उसका आगे जाने का टेंडेंसी बढ़ जाता है, तो ऐसे खड़ा होकर जितना जंप करोगे उससे ज्यादा जंप हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मोशन रहता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट या इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। कौन सा इनर्शिया, इनर्शिया मोशन वाला। ठीक है, अब देखिए, ए एथलीट डज नॉट कम टू रेस्ट इमीडिएटली आफ्टर क्रॉसिंग द विनिंग लाइन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन के चलते। अरे कोई दिक्कत है। चलिए अब ये देखिए, तो ये वाला एक्सपेरिमेंट जो है बहुत सब लोग यूट्यूब पे कर रहा था। ग्लास रख दिया, उसके ऊपर पेपर, उसके ऊपर सिक्का, बहुत तेज से खींचता है तो सिक्का जो है पेपर के साथ नहीं नीचे गिर जाता है। क्यों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट के चलते। वो चाहता है कि हम रेस्ट में रहें, है ना। लेकिन ये क्या चाहता है, जब इसको हम खींचते हैं भाई हम चलेंगे आगे, ये बेचारा सिक्का समझ नहीं पाता है बात को। ठीक है, आगे बढ़े, ये हो गया, कोई तकलीफ। देखिए अब इक्विलिब्रियम स्टेट किसको कहेंगे। हम अभी क्या बोले कि कोई बॉडी पे अगर इक्विलिब्रियम में, रेस्ट में है, या फिर इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अगर कोई बॉडी ऐसे चुपचाप रखा हुआ भी है तो तुमको तो रेस्ट में दिख रहा है ना, ये रखे हैं रेस्ट में दिख रहा है ना, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब लग रहा है। धरती माता इसको अपने पास बुला रही है, और उस फोर्स के चलते जो मेरे हाथ का सरफेस है, ये इस पे फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर लगा रहा है। समझे बात को, ऊपर लगा रहा है। क्लियर है, ठीक है सर, ओके सर। अब देखिए एट दिस स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट पे एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है, जीरो होता है। क्या होता है, जीरो। तो नेट फोर्स भी क्या हो गया, जीरो। अगर किसी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है ना, तो उस स्टेट को कहते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। कौन सा स्टेट, इक्विलिब्रियम स्टेट। मतलब एक फोर्स को दूसरा फोर्स नलिफाई कर रहा है, खत्म कर दे रहा है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम स्टेट में या तो बॉडी रेस्ट में रहेगा या फिर यूनिफॉर्मेशन रहेगा। दोनों केस में एक ही बात होगी, एक्सेलरेशन जीरो होगा। फोर्स जहां भी आएगा एक्सेलरेशन लाएगा, चाहे तो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, चाहे तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। जब अपोजिट में जाएगा तो उसको डिएक्सेलरेशन कहेंगे, और उसके अलोंग जाएगा तो उसको एक्सेलरेशन कहेंगे। क्लियर है। चलिए अब तीसरा है, कह रहा है व्हेन एन ऑब्जेक्ट, देखो एकदम क्वेश्चन के साथ क्लियर भी कर दिए हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम स्टेट, तो इसका क्या मतलब है, चार स्टेटमेंट है, पढ़िए तो कौन सा सही है। अगर ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम स्टेट में, इसका मतलब नेट फोर्स जीरो है। इसका मतलब ये नहीं जी, इक्विलिब्रियम का मतलब कि नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। फोर्स लग रहा है लेकिन नेट फोर्स जीरो है। एक फोर्स को दूसरा फोर्स क्या कर ले रहा है, बैलेंस कर रहा है। क्या कर रहा है सर, बैलेंस। तो नेट फोर्स हो गया जीरो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है तो कांस्टेंट वेलोसिटी में रहेगा। तो देखते हैं क्या है, इट मस्ट बी एट रेस्ट। कोई जरूरी है क्या, नहीं, हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए। नो फोर्स इज एक्टिंग, ये तो सरासर गलत है, फोर्स काम कर रहा है लेकिन नेट फोर्स जीरो है, फोर्स का जो सम है वो जीरो है। इट्स नेट एक्सेलरेशन मस्ट बी जीरो, हाँ ये तो होगा। ऑल ऑफ दिस, कौन सा ऑप्शन लगा है, 3 नंबर। कौन सा ऑप्शन लगा दे बेटा, 3। कोई दिक्कत। चलिए 4 को अब देखते हैं हम लोग। करेक्ट, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, कोई बॉडी क्या है, रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट में। चारों ऑप्शन है, बताओ कौन सा होगा। पहला स्टेटमेंट है फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कीप इट इन रेस्ट स्टेट। करेक्ट, इसको रेस्ट में रखने के लिए फोर्स का जरूरत पड़ रहा है, कोई जरूरी है मूव कराने के लिए, या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी है तो उसको चेंज करने के लिए जरूरत पड़ता है। नो फोर्स इज एक्टिंग, कोई फोर्स पे काम नहीं कर रहा है, धरती माता तो करेगी ना, नॉर्मल रिएक्शन तो लगेगा ही। ए लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेस मे बी एक्टिंग ऑन इट विच बैलेंस ईच अदर, हाँ सर ये हो रहा है। इट इज इन वैक्यूम, नहीं सर। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ यहां तक नहीं। अब आइए नॉर्मल रिएक्शन पे, अब आ गया काम का बात। नॉर्मल रिएक्शन किसको कहते हैं, थोड़ा सा पानी पी लें हम।
पढ़िए तो क्या है नॉर्मल रिएक्शन, क्या है सर, कौन सा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जब कोई दो बॉडी कांटेक्ट में रहेगा तभी लगेगा, उसके पहले ये लगने वाला नहीं है। ठीक, दूसरा बात पढ़िए तो, ऑलवेज अकर्स इन पेयर। अच्छा, फोर्स है तो इसका तो डायरेक्शन होगा ना, तो डायरेक्शन क्या होगा सर, परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, सॉरी फोर्स नहीं सरफेस लिखेंगे यहाँ, कांटेक्ट सरफेस के क्या रहेगा ये, परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो दोनों का कांटेक्ट सरफेस यही है ना, यही है ना कांटेक्ट सरफेस, इसके परपेंडिकुलर लगेगा, इसके क्या लगेगा सर, परपेंडिकुलर। इस बॉडी का इस बॉडी देखो कांटेक्ट सरफेस यही है ना, तो इसके क्या लगेगा सर, परपेंडिकुलर, और हमेशा पेयर में लगेगा, जोड़ा में हमेशा पेयर में लगेगा। सुनना ध्यान से, अब होता कैसे है जरा से देख लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कि दो बॉडी है M1 M2, कांटेक्ट तो यही हो रहा है ना, अरे यही है ना, यही ना कांटेक्ट हो रहा है जी, इस जगह। तो जब भी हमको नॉर्मल रिएक्शन देखना हो तो क्या करो, दो लाइन खींचो, क्या करो बेटा, दो लाइन खींच लो पैरेलल, दो लाइन कैसा खींचेंगे सर, पैरेलल खींचेंगे। ठीक है, और उसके बाद एक एरो इधर दे दो, एक एरो इधर दे दो। अब इस फोर्स को पढ़ोगे कैसे, तो हम इसको ऐसे बताते हैं कि यहां पर आप दो लाइन खींचिए और छतरी खोल दीजिए, छतरी खोला है ना, इधर एरो बना है, इधर भी क्या बना, एरो बना। ठीक है, अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो फोर्स हमको दिख रहा है, ये फोर्स कौन लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, M1 किस पे लगा रहा है, M2 पे, M2 किस पे लगा रहा है, M1 पे। समझ में आया, कोई दिक्कत, यानी कि कांटेक्ट फोर्स हमेशा कहां लगेगा, कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, हमेशा क्या लगेगा सर, दो में लगेगा, मतलब पेयर में लगेगा। कोई तकलीफ है, चलो सर अगला क्वेश्चन तुम लोग बताओ हमको, इसमें बताओ तो कांटेक्ट सरफेस कैसे है, कैसे कैसे लगेगा फोर्स, बताइए तो। 2 नंबर में सर, जो सरफेस कांटेक्ट में है उसको देखेंगे, ये कांटेक्ट में है, थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा शायद बड़ा करने पे आपको, तो हम इसको ठीक कर देते हैं। देखना अब बताओ, तो सर अब सिंपल सा क्या करते हैं, दो लाइन खींचते हैं, क्या करते हैं सर, दो लाइन, एक लाइन यहां और एक लाइन यहां खींचते हैं। ठीक है, अब बताओ सर, एक इधर लगेगा और दूसरा इधर लगेगा, तो इसको अगर सरफेस माने तो ये वाला बॉडी सरफेस पे फोर्स लगा रहा है, बदले में सरफेस भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। क्लियर हुआ, नॉर्मल रिएक्शन देखने आया, तो क्या पढ़े नॉर्मल रिएक्शन के बारे में, ये हमेशा परपेंडिकुलर टू द कांटेक्ट सरफेस, ये कांटेक्ट सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर लगेगा। दूसरा क्या पढ़े सर, दूसरा ये पढ़े हमेशा किस में एग्जिस्ट करेगा, पेयर में, और अगर कांटेक्ट में नहीं है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीरो। चलो जी, इसमें बताओ तो, तुम लोग बता सकते हो क्या, किधर सर, कांटेक्ट सरफेस खोजेंगे, यही ना कांटेक्ट सरफेस, थोड़ा सा इसको हम फिर से मोटा कर रहे हैं लाल से, ताकि आपको लगे कि चिपका हुआ है। अब सुनो ध्यान से बेटा, क्या होगा सर, सरफेस के परपेंडिकुलर, तो ये ना सरफेस है, तो इसका परपेंडिकुलर यही ना होगा, अरे बोलिए, हाँ सर यही तो होगा परपेंडिकुलर। एक लाइन ऐसे खींचे, एक लाइन ऐसे खींचे, है ना, लग गया दोनों के बीच। कौन सा रिएक्शन इसको कहेंगे, नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, अच्छा चलिए इस पे देखिए तो, 4 नंबर पे एकदम ढेर सारा फोटो बना दिए हैं, फोटो या डायग्राम क्या कहते हैं आप लोग, जो भी कहते हैं। यहां पर बताओ तो सर, कॉन्टेक्ट सरफेस तो ये है, तो ये वाला रेड वाला इसके ऊपर इधर लगाएगा, आप पीला वाला इधर लगाएगा, येलो वाला। कोई दिक्कत, अरे कोई दिक्कत है, चलिए सर देखते हैं हम लोग। रेड वाला जो इस पे लगाएगा ऐसे लगाएगा, हमेशा कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, अरे बोलो, ऐसे दिखा देते हैं ताकि आपको लगे। अब पीला वाला ऐसे करेगा, मुझे लगता है ये तुमको आ गया, क्या कहते हो। चलो सर 5 नंबर देखते हैं, आप बता सकते हो, बोलो सर। कॉन्टेक्ट सरफेस कहाँ है, यहाँ है, इसको हरा कर देते हैं थोड़ा और हम।
देखिए अब बताइए तो कांटेक्ट यही ना हो रहा है दोनों सरफेस के बीच में, तो इसके परपेंडिकुलर लगेगा और क्या लगेगा सर, पेयर में लगेगा। किस में लगेगा, पेयर में। एक इधर लग गया और दूसरा इधर लग जाएगा। कोई तकलीफ है अब किसी को, आया नॉर्मल रिएक्शन देखना। चलिए गुड, आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ तो दो दिखाई तो पति नहीं चल रहा है, रेड वाला पता चल रहा है जी, रेड वाला पता चल रहा है ना, कि दूसरा कलर दिखा दें, चलो व्हाइट कर देते हैं, दो कर देते हैं, अच्छे से दिखेगा। अब तो पता चल रहा होगा, अब तो दौड़ रहा होगा। और कहीं लगेगा, हाँ सर यहाँ भी लग सकता है, यहाँ लगेगा इस पे नीचे, और यहाँ इस पे लगेगा क्या, ऊपर। और कहीं लग सकता है सर, यहाँ भी लग सकता है, अरे बोलो, यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी लग सकता है। और कहीं लग सकता है, जहाँ जहाँ टच में है कॉन्टैक्ट सरफेस वहाँ लगेगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिए सर अब 5 नंबर भी हो गया अपना। हाँ इसमें बताइए तो कहाँ कहाँ, हाँ नीचे के बीच में। कोई दिक्कत किसी को, एकदम देखो एकदम नीचे से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी विशेष जानकारी की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नहीं समझ में आए तो फिर हम क्या करें। चलिए देखिए अब क्या होगा सर, सरफेस पे चलते हैं। यही ना हो गया सरफेस, टच में 2 लाइन खींचो, एक इधर एक इधर, उसी तरह यहाँ भी लगेगा। अरे बोलो बोलो, कोई दिक्कत है, नहीं है सर। चलिए इसमें देखिए तो, कॉपी बनाइए खुद से, हम चेक करेंगे आपका, बनाइए। हाँ बनाइए। जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ जल्दी बनाओ, कॉपी चेक करेंगे। आया आया, देखो एबीसी है ना जी, कहीं कुछ सोचने वाली बात है ही नहीं। क्या करना है सर, कॉन्टेक्ट सरफेस देखना है। क्या देखना है, कॉन्टेक्ट सरफेस, उसके परपेंडिकुलर, हो गया खत्म। कटोरा के सरफेस पे, ये कटोरी है ना, तो बी लगाया नीचे और कटोरी का सरफेस बी पे लगाया ऊपर। उसी तरह एक ही कहानी होगी सर, कुछ ऐसा 2 पैरेलल लाइन खींच लेंगे, खत्म। या उसी तरह सर सी की कहानी होगी, 2 पैरेलल लाइन खींच देंगे, खत्म। आया, कोई दिक्कत अब। चलिए अब हम लोग जानेंगे वेट के बारे में। वेट क्या है, वेट क्या होता है सर, फोर्स है। ठीक है, जिस फोर्स से अर्थ जो है अपने सेंटर की तरफ किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचती है, जिस ऑब्जेक्ट का मास क्या हो जाए, mg हो जाए। क्या हो जाए सर, mg। ठीक है, अरे यार हम पहले बना दिए हैं, रुकिए हम मिटा देते हैं। देखो अब यहां पर 3 फिगर हम दिखाएं, तीनों फिगर का मतलब आपको समझाते हैं। ये देखिएगा, अब ये बॉडी अर्थ के टच में रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये बॉडी है ना, यहाँ अर्थ के टच में है भी नहीं, लेकिन फिर भी ये नीचे जाना चाहता है ना, क्यों, धरती माता है इसको बुला रही है, आ जाओ मेरे बैटरी, समझ रहे हो ना। तो सर टच में रहे ना रहे फोर्स लगेगा तो लगेगा, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, कितना सर, इसको हमेशा नीचे की तरफ डायरेक्शन होगा इसका, mg। इसका भी क्या हो जाएगा सर नीचे, ये कैपिटल mg कर देते हैं,
कैपिटल एम जी, और ये हो गया क्या तुम्हारा स्मॉल एम जी। कोई दिक्कत? सर यहाँ भी नीचे की तरफ लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा सर? एम जी। कोई दिक्कत? सर यहाँ वेलोसिटी ऊपर है तो उससे क्या नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, क्या लगेगा सर? एम जी। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। तो वेट क्या होता है? मास इनटू ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कोई दिक्कत? आगे बढ़े? तो यही हो गया तुम्हारा वेट। सारा एग्जांपल देख लो, देखो तो उसमें समझ में आ रहा है। यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स अभी नहीं दिखा रहे हैं हम, जब सब कुछ दिखाएंगे तब कांटेक्ट फोर्स दिखाएंगे। चलिए बड़ा करते हैं, नहीं तो ऑनलाइन वाला तो और पता नहीं चलेगा। देखिए ये M1 M2 है, दोनों बॉडी को क्या कर दिए? स्प्लिट करके अलग किए। M1 पे नीचे धरती माता लगा रही है क्या? M1 जी। M2 पे क्या लगा रही है सर? M2 जी। अलग अलग दिखाए, पहले साथ दिखा दिए फिर अलग अलग दिखाए। फिर कांटेक्ट फोर्स बहुत तरह का फोर्स है, तो वो एक बार जब फ्लूइड डायग्राम बनाएंगे तब चर्चा करेंगे। अभी आपको सिर्फ कांटेक्ट फोर्स समझा रहे हैं, ठीक है। अब इससे नीचे जाके न्यूटन्स लॉ नहीं पढ़ाया जा सकता, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ा रहे हैं। देखिए अब इस पे आइए सर, क्या है सर? ये एक फिक्स्ड है, इसमें क्या लगा हुआ है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में ये मास लटका हुआ है, फिर भी धरती माता इसके पास फोर्स लगाएगी किधर? नीचे ही, mg, ठीक है। अब इस पे आइए सर, यहाँ भी वही कहानी है, और हमेशा ये क्या लगेगा? नीचे की तरफ ही लगेगा। तो ये ऐसा था, नॉर्मल रिएक्शन भले इसके सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा, लेकिन धरती माता इसको बेटा को नीचे ही बुलाएगी, पुत्र नीचे आओ, है ना। यहाँ भी नीचे, कोई तकलीफ नहीं सर। देखिए अब क्या यहाँ कोई तकलीफ है? जी नंबर में है, यहाँ भी नीचे। क्या एच में कोई तकलीफ है तुमको? यहाँ भी नीचे, हमेशा नीचे बुलाएगा। चलो जी, आई भी है क्या? हाँ जी, इसमें देखो तो यहाँ भी हमेशा इसको भी नीचे बुलाएगी, इसको भी नीचे बुलाएगी, इसको भी नीचे बुलाएगी। और जो अपना नॉर्मल रिएक्शन है उसका डायरेक्शन भले अलग अलग है सब जगह, लेकिन धरती माता हमेशा सब पुत्र को अपना किधर बुला रही है? नीचे ही बुला रही है। क्लियर हुआ? ठीक है सर। अब आता है स्प्रिंग फोर्स। कौन सा फोर्स? स्प्रिंग फोर्स। अब स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? तो ऑलवेज रीस्टोरिंग इन नेचर, ये रीस्टोरिंग इन नेचर होता है। जरा सा देखो तो, स्प्रिंग लिए और से खींचे तो क्या चाहता है? फिर से हाथ वापस जाए, तो वो अपना पोजीशन फिर से प्राप्त करना चाहता है, अपने आप को रिस्टोर करना चाहता है। क्या करना चाहता है? रिस्टोरिंग फोर्स। तो अगर एक्सटेंड करोगे तो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहेगा, और कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो एक्सटेंड होना चाहेगा, ठीक है। अब एक चीज आता है जिसको हम लोग कहेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या कहेंगे? स्प्रिंग कांस्टेंट। जरा सा रुकिएगा, इसको हम थोड़ा टेम्पलेट सही कर लें। चलिए सर, तो स्प्रिंग कांस्टेंट आता है। देखिए ये स्प्रिंग था, नेचुरल लेंथ में था। कैसा लेंथ में था बेटा? ये नेचुरल लेंथ में, इसको कोई मतलब नहीं था, चुपचाप पड़ा हुआ था। तो जब ये नेचुरल लेंथ में था तो इस समय इस पर लगने वाला फोर्स क्या था? जीरो था। क्या था? जीरो। अब क्या किया गया है? इसको कोई एजेंट फोर्स लगा के खींचा। क्या किया सर? इसको खींचा, नेचुरल लेंथ से खींच के यहाँ लाए। स्प्रिंग क्या चाहेगा? स्प्रिंग चाहेगा हम फिर से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चले जाएं। और कितना खींचे बेटा? हम x से खींचे। कितना से खींचे? x। यानी कि इस स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हम लाए यहां से खींचने के बाद वो क्या लाए? x लाए। तो स्प्रिंग भी मेरे ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसको हम लोग Fs से दिखा रहे हैं। किसे दिखा रहे हैं? Fs, फोर्स बाय स्प्रिंग। कितना लगेगा? kx। k क्या है सर? स्प्रिंग कांस्टेंट है, वो उसके स्प्रिंग के मटेरियल पे डिपेंड करता है कि k का वैल्यू क्या होगा, नेचर ऑफ स्प्रिंग पे डिपेंड करेगा। तो ये रीस्टोरिंग फोर्स लगाएगा, जो स्प्रिंग फोर्स इसको कहेंगे, वो कितना लगाएगा? x का डिस्प्लेसमेंट का अपोजिट लगेगा। डिस्प्लेसमेंट इधर है ना, खींच के इधर लाए है ना, तो ये हमको उधर खींचेगा। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ क्या? अब हम इसको क्या कर दिए? कंप्रेस किए। कितना से कंप्रेस किए? फिर x से कंप्रेस किए। तो फिर स्प्रिंग क्या चाहेगा? फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आना चाहेगा। तो वो क्या करेगा? हमको इधर फोर्स लगाएगा। फिर फोर्स कितना लगाएगा? -kx। क्लियर है? कोई दिक्कत? तो हमेशा स्प्रिंग ये देखना, वो चाहेगा कि हम अपने नेचुरल लेंथ को फिर से वापस पाए, ठीक है। अब देखिए, अब स्ट्रिंग है, कुछ बात आपको हमेशा समझना है। जनरल क्वेश्चन में, नॉर्मल क्वेश्चन में स्ट्रिंग मासलेस रहेगा, कुछ क्वेश्चन में स्ट्रिंग में मास भी होगा, तो वहां पर चर्चा कर लिया जाएगा। मान के चलेंगे कि ये क्या है सर? मासलेस है, इनएक्सटेंसिबल है। इसका ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग कोर्स ऑफ मोशन इसका जो है लेंथ चेंज नहीं हो रहा है। फोर्स ऑन स्ट्रेचिंग, अगर हम मान लो स्प्रिंग को खींचे तो उस फोर्स को क्या बोलेंगे हम लोग? टेंशन बोलेंगे। पुलिंग के बाद होगा वन स्ट्रिंग वन टेंशन। अगर एक स्ट्रिंग है तो चारों उसके हर एक पॉइंट पे टेंशन का वैल्यू क्या रहेगा? सेम रहेगा। एक्स ऑलवेज अलोंग थ्रेड, जो टेंशन है ना वो थ्रेड के अलोंग काम करेगा, जिधर रस्सी है उसके अलोंग काम करेगा, ठीक है। अब बताते हैं कैसे।
सुनिएगा ध्यान से। अब जैसे यहां एक बॉडी है, बना के भी दिखाते हैं थोड़ा आपको। ये हो गया M1, ये क्या हो गया बेटा M2, और ये क्या हो गया M3। इस पे जो ना सबको स्ट्रिंग से बांध दिए हैं। किससे बांध दिए हैं? स्ट्रिंग से। तुम जरा ये हमको बताओ, एक स्ट्रिंग है कि दो स्ट्रिंग है? दो स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग नहीं है। एक ये वाला है और दूसरा ये वाला है। यहां लगा दिए फोर्स। क्या लगा दिए बेटा? फोर्स। अब जैसे ही फोर्स लगा हो गया, फोर्स का वैल्यू कितना है सर? 10 न्यूटन। तो ये इसको खींचेगा। जब खींचेगा तो किसी एक पॉइंट को पकड़ो, और ये ना कैसा फोर्स है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो उसके एटम्स के बीच में फोर्स लगाता है। इंटर न्यूक्लियर फोर्स या इंटर एटॉमिक फोर्स इस तरह का फोर्स है। तो चाहता नहीं है स्ट्रिंग की दोनों एटम उसका अलग हो, तो क्या करेगा? इस पार्ट पे अगर देखो तो ये वाला पार्ट दूर जाना चाहेगा तो स्ट्रिंग उसको वापस लाना चाहेगा, और ये वाला पार्ट उधर खींचना चाहेगा तो कुछ ऐसा लगेगा। समझे बात को? हमेशा क्या लगेगा? इसी लाइन पे लगेगा। हमेशा क्या लगेगा? स्ट्रिंग फोर्स इसी लाइन पे लगेगा। अब देखिए कुछ फोर्स यहाँ पर हम करके ही दिखा दिए हैं आपको, जल्दी से हो जाएगा अपना काम। देखना ध्यान से। एक मास है, एक वेज है। ये कितना एंगल बनाया है सर? थीटा। और इसके ऊपर एक मास M है, और एक स्ट्रिंग से यहां बंधा हुआ है, एक स्ट्रिंग से यहां बंधा हुआ है। सुनना ध्यान से, ठीक है? इस फिगर को मैं इधर बना लेता हूं, तब थोड़ा सा आपको ज्यादा फील आएगा। ये है, ये है, ये है। एंगल कितना है बेटा? थीटा। और ये है ऐसे। ये हो गया मास M, और ये क्या हो गया सर? कैपिटल M। और ये हो गया आपका एक स्टैंड इधर लगा हुआ है। ये किससे बंधा हुआ है? स्ट्रिंग से। ठीक, इस स्ट्रिंग का नाम S1 रख दिए हम लोग, और एक स्ट्रिंग यहां भी है ना, तो इस स्ट्रिंग का नाम हम लोग रख दिए हैं S2। क्या नाम रख दिए? S2। अब सुनना ध्यान से। अब होगा क्या? मान लीजिए कि यहां पर जो है कौन सा फोर्स लग रहा है सर? mg। कौन सा फोर्स लग रहा है? मान क्या लगवे करेगा ना नीचे धरती माता, mg। कुछ देर के बाद इसको तोड़ना सीखेंगे। ये हो जाएगा mg cos थीटा, इधर क्या हो जाएगा सर? mg sin थीटा। ठीक है, इधर क्या लग जाएगा? नॉर्मल रिएक्शन। अब सुनना, अब स्ट्रिंग पे टेंशन कैसे कैसे होगा? कहां कहां कांटेक्ट में है स्ट्रिंग? एक यहां कांटेक्ट में है, दूसरा यहां कांटेक्ट में। तो एक स्ट्रिंग यहां पर है और एक स्ट्रिंग यहां पर है। और भी कहीं स्ट्रिंग है क्या? और भी कहीं है क्या? नहीं। तो हम बोले थे कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा। ठीक है, सेम स्ट्रिंग में क्या रहेगा? सेम टेंशन। अब सुनना ध्यान से। जैसे ही तुम इसको कहीं खींचना चाहोगे, मान लो इधर सरकाना चाह रहे हैं हम, तो ये स्ट्रिंग में पुलिंग होगा। इस जगह का स्ट्रिंग चाहेगा टूट जाए, तो यहां का मॉलिक्यूल चाहेगा कि हम रिस्टोर करके अपने आप को वापस लाएं। इस जगह का मॉलिक्यूल भी चाहेगा कि हम आगे चले जाएं। जो स्ट्रिंग का मॉलिक्यूल होगा वो भी चाहेगा कि हम वापस लेके आए उसको। तो यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा टेंशन का, इधर होगा, और यहाँ पर क्या होगा सर? इधर होगा। उसी तरह से यहाँ पर अगर इसको खींचोगे तो इधर होगा डायरेक्शन, और यहाँ पर क्या होगा? इधर डायरेक्शन। दूसरी बात यहाँ देखो कि इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू हम लोग क्या रखे हैं? सेम। अभी बोले थे ना, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। ठीक है, और इस स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू क्या रखे हैं? सेम। लेकिन दो अलग अलग स्ट्रिंग में टेंशन का वैल्यू क्या है? सेम। इसके किसी भी पॉइंट पे जाइएगा तो टेंशन का वैल्यू आपको T2 ही मिलेगा। इसके किसी भी पॉइंट पे जाइएगा टेंशन का वैल्यू T1 ही मिलेगा। क्लियर हुआ? कोई तकलीफ है? अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो वो तभी आपको सिखाई नहीं है, लेकिन हम तोड़ तोड़ के अलग किए हैं। भाई टेंशन कैसे कैसे बॉडी पे लग रहा है, बताएंगे कैसे हुआ ये सब। ठीक है, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ है क्या? नहीं सर। चलिए, अब इसमें जरा समझ के तुम लोग खुद बताओ हमको, तो कितना स्ट्रिंग दिख रहा है तुमको? एक यहां पर, एक यहां पर, एक यहां पर। अब ये वाला सरफेस है, यहां से बैठ के छता खोल दो। ये वाला सरफेस है, इसके अपोजिट में छता खोल दो। ये वाला सरफेस है, छता खोलो। ये वाला सरफेस है, छता खोलो। मिला डायरेक्शन? मिला ना डायरेक्शन? ये वाला सरफेस है, बैठो छता खोलो। ये वाला सरफेस है, बैठो छता खोलो। बात खत्म। इसमें टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम। इसमें टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम। और इसमें भी टेंशन हर एक पॉइंट पे क्या रहेगा? सेम। एक स्ट्रिंग एक टेंशन। जैसे एक देश एक चुनाव बोलता है ना, तो एक स्ट्रिंग एक टेंशन। क्लियर हुआ? कैसे देखना है डायरेक्शन सर? यहां पर हमको टेंशन का डायरेक्शन देख रहा है, हम यहां बैठ जाएंगे, छता खोल देंगे ऊपर। जो छता का डायरेक्शन होगा खुलने का, वही स्ट्रिंग का टेंशन का डायरेक्शन होगा। खत्म हुआ? कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए, हम प्री बॉडी डायग्राम में इतना मेहनत करवाए हैं ना कि आपका लगभग चीज यहीं पर समझ में आ जाएगा। चलिए सर,
वहां पर फटफट हो जाएगा काम अपना। अब सो मत जाना, कुछ लोग एकदम हाव हाव कर रहा है, गधा कहीं का। कुछ भी हो, नींद लगना चाहिए। सो कितना बेकार पढ़ा दिए रे, के खो खो कर रहा है रे। सुधांशु भात खाया था क्या आज तुम? ये मास्टर साहब, तब ने इसका बच्चा वो सब खाओ खाओ करता होगा। देखिए अब इस पे आइए, ये पूरा सिस्टम को देखिए अब, ठीक है। ये पूरा सिस्टम सबसे पहले अब होना चाहिए कि टेंशन होगा क्या, मास्टर साहब बताएंगे टेंशन क्यों होगा। अरे ये M2 नीचे खींचेगा ना, धरती माता, ये भी फोर्स नीचे लगाएगा M1G, ये फोर्स क्या लगाएगा M2G। अब अगर तुमको टेंशन देखना है तो एक रस्सी है, एक अलग अलग रस्सी है, देखो तो। एक रस्सी ये है, एक स्ट्रिंग, मास्टर साहब नींद से जागिए, और एक रस्सी ये है, दो अलग अलग स्ट्रिंग है इसके पास, दो अलग अलग रस्सी है, ठीक। अब टेंशन देखना है सर, कैसे देखेंगे टेंशन? कुछ नहीं करना है, इस पॉइंट पे टेंशन देखना है। बैठिए मास्टर साहब मक्खी बन के इस जगह, छाता खोल दीजिए, छाता इधर खोले तो ये T1 का डायरेक्शन, फिर यहाँ पर देखना है, इधर छाता खोलिए, ये T1 का डायरेक्शन। सर यहाँ देखना है, छाता खोलो, T1, यहाँ देखना है, छाता खोलो। अरे आ रहा है छाता खोलना समझ में? डायरेक्शन का सुने नहीं होगा? नहीं सर। अब यहाँ बैठ जाओ, छाता खोलो, यहाँ बैठ जाओ, छाता नीचे खोलो, ठीक है। अब देखो कि इस पूरे स्ट्रिंग में, चूंकि यहाँ बैठ जाओ, छाता नीचे खोलो, यहाँ पूरा एक स्ट्रिंग में जो टेंशन है क्या है अपना? T1 है। क्या है सर? T1। लेकिन इस वाले में देखो अलग स्ट्रिंग आए तो कितना हो गया फोर्स, कितना हो गया टेंशन अपना? T2। यहाँ पॉइंट को देखना है तो बैठिए, छाता अपोजिट में खोलिए, यहाँ बैठना है, यहाँ बैठ जाइए, छाता खोल दीजिए। आया समझ में? अब इसका जो है ना अलग अलग फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर हम बनाए, आपको हम अलग करके पहले दिखाते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है कि किसी भी बॉडी का अगर डायग्राम बनाना है ना कि कौन कौन फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है, तो उसको पूरे सिस्टम से अलग करो। इसको हम लोग सिस्टम कहेंगे। ये क्या है सर? स्ट्रिंग और पुल्ली का सिस्टम है। स्ट्रिंग, माउस और पुल्ली का क्या है? ये सिस्टम है। हमको कह रहा है कि M1 पे कौन कौन फोर्स लग रहा है वो बताओ। तो M1 को बनाएंगे साइड में, ये रहा M1, ठीक है। M1 पे एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, M1G। कोई दिक्कत? एक फोर्स लग रहा है ऊपर, नॉर्मल रिएक्शन। एक फोर्स इधर लग रहा है, T1। अरे बोलो सर, अगर हमको कहे इस पुल्ली का बनाओ, तो ये पुल्ली को पकड़े हम, ऐसा है पुल्ली, यहाँ पर देखो, यहाँ फटाफट बताओ पुल्ली कौन सा फोर्स लग रहा है? नीचे की तरफ T1, और इस तरफ क्या लग रहा है सर? T1। कोई तकलीफ किसी को? अब इस पुल्ली का देखो बेटा, जल्दी 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 देखो, यहाँ पर एक फोर्स ऊपर लग रहा है क्या? T1, और यहाँ भी एक फोर्स ऊपर लग रहा है क्या? T1। अब इस पुल्ली पे एक फोर्स नीचे भी लग रहा है, T2। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। अब M2 का बनाओ, M2 पे कौन कौन फोर्स लग रहा है? नीचे लग रहा है क्या? M2G। अरे बोलो बोलो। और ऊपर क्या लग रहा है सर? T2। अगर इसका भी तोड़ के बनाओ, है ना, इसका ही बना देते हैं, तो नीचे फोर्स क्या लग रहा है? T1 लग रहा है। क्या क्लियर हुआ सभी को? कोई तकलीफ किसी को? नहीं सर। चलो सारा ये बना दिए। अब देखो तो इसमें कहीं कोई दिक्कत है? अब तुमको डायरेक्शन देखने में हम लोग बड़ा कर देते हैं। बोलो, कोई दिक्कत है? पूरा बढ़िया से एक बार देख लीजिए, हम तब तक फिर एक बार पानी पी लेते हैं। आगे बढ़े? मुझे लगता है ऑनलाइन वाला भी थोड़ा देर रोक के देखेगा, समझ लेगा। क्या कहते हैं? चलिए, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम किसका बनाएंगे? पुल्ली का। तो जब भी फ्री बॉडी डायग्राम पुल्ली का बनाएंगे, पुल्ली को भी क्या बनाएंगे? मासलेस, फ्रिक्शनलेस रहेगा और रोटेशन नहीं करेगा। जहां रोटेशन करेगा, रोटेशन मोशन आएगा, तो वहां देखेंगे। स्ट्रिंग स्लिप ओवर द पुल्ली। ये जो स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग, ये पुल्ली पे स्लिप कर सकता है, ऐसे ऐसे मूव कर सकता है। ये समझे बात को? अच्छा, यहाँ कितना स्ट्रिंग था बच्चों? एक ही था। ये दूसरा ये था, तीसरा ये था। इसको पहला माने, इसको दूसरा माने, इसको क्या माने? तीसरा। एक स्ट्रिंग में एक टेंशन। देखो यहां से यहां तक सब जगह T3 हो रहा है, कुछ और नहीं हो रहा है। छता खोलने तो आपको सिखा दिए हैं। हाँ, छता खोलना है, बोलना नहीं है छता खोलना। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ने जा रहे हैं बेटा? ट्रांसलेशनल। देखिएगा अभी आपको बताते हैं अब जरा इसको।
अब आने जा रहे हैं हम लोग, कौन सा इक्विलिब्रियम देखने जा रहे हैं? ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है कि नेट फोर्स क्या होगा सर? जीरो। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहा है तो इसका मतलब कोई भी मोशन नहीं होगा, नेट मोशन भी क्या हो जाएगा? जीरो। ना ही वेलोसिटी चेंज करने जा रहा है, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा ही, ये तो फिक्स हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से कि यहां पर दो कंडीशन हो सकता है जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम रहेगा, फोर्स जीरो रहेगा, या तो बॉडी क्या रहे? रेस्ट में, वेलोसिटी सीधे जीरो, या फिर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्या करे? मूव करे और एक्सेलरेशन आपका जीरो हो जाए। तो जब भी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा तो पहला काम क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, जो भी बनाए क्या किए, सिस्टम्स बॉडी का अलग किया और बनाए, ठीक है। फिर क्या करेंगे सर? फोर्स को रिजॉल्व करेंगे, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी और जेड डायरेक्शन में भी। फिर उसके बाद क्या करेंगे? अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम है, ना तो एक्स में मोशन हो रहा है, नो वाई में मोशन हो रहा है, नो जेड में मोशन हो रहा है, तो टोटल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस जीरो मान लेना है, टोटल फोर्स अलोंग वाई एक्सिस जीरो मान लेना है, और टोटल फोर्स अलोंग जेड एक्सिस क्या मान लेना है? जीरो। तभी तो ना तो एक्स में मूव करेगा, ना वाई में मूव करेगा, ना जेड में मूव करेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम में मतलब जहां है वहीं है, ठीक है। देखिए सर, अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि एक बॉडी है और इस पे कैसे कैसे फोर्स लग रहा है, देखना ध्यान से। बॉडी इंक्लाइंड कितना एंगल बना के है सर? थीटा बना के। बॉडी यहाँ पड़ल है, हम बना के बताते हैं तो ज्यादा फील आएगा आपको, थोड़ा कहीं कहीं पेन चलाना जरूरी होता है। देखिए, समझने में कोई समस्या? समस्या है इसके बाद कहाँ जानते हैं? घर में लिखने में, है ना, बैठ के बनाने में नोट्स, और नहीं बना तो फिर धुलैया लगेगा, समस्या और बढ़ेगा। देखिए, अब ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये एंगल कितना हो गया सर? थीटा। और ये यहां पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इसका मास कितना है सर? m। अब हमेशा एक चीज फिक्स है सर कि धरती माता हमेशा इसको बुलाएगी किधर? किधर? नीचे। कितना फोर्स से? mg फोर्स से। कितना फोर्स से? mg। इस कॉन्टेक्ट सरफेस के चलते इस पे फोर्स लगेगा ऊपर, कौन सा? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? अब ये एंगल थीटा तो ये वाला भी थीटा। अब mg का कंपोनेंट तोड़ो तो इधर क्या हो जाएगा सर? mg cos थीटा, और इधर क्या हो गया सर? mg sin थीटा। तो दो कंपोनेंट तोड़े। अब सुनना ध्यान से, कर रहा है परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अच्छा, मोशन किधर होना चाहेगा आपके हिसाब से? किधर? इधर होना चाहेगा। तो एक इसके परपेंडिकुलर फोर्स को तोड़े और एक इसके पैरेलल तोड़े। आया समझ में? बॉडी रेस्ट में है, बॉडी क्या है सर? रेस्ट में, तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो पहले हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखें, तो ई एफ एक्स बराबर जीरो। अरे बोलो, अरे बोलो भाई। फिर हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? ई एफ वाई भी जीरो, ठीक है। लेकिन यहां पर इधर कोई फोर्स नहीं लग रहा, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग ये फिसलते हुए आ जाएगा, और सही में लग भी रहा है फिसलते हुए आ जाएगा। लेकिन वाई एक्सिस के अलॉन्ग कोई मोशन होगा क्या? तो ये तो यहां सही नहीं है, लेकिन ये सही है, वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन नहीं होगा। तो क्या होगा सर? ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देगा? बैलेंस कर देगा। क्या कर देगा? बैलेंस। डायरेक्शन अपोजिट है ना जी दोनों का, तो मैग्नीट्यूड भी क्या होना पड़ेगा? सेम। यानी कि इससे हमको ये दिखेगा कि n माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू मास, एक्चुअली मास इंटू एक्सेलरेशन लिखते हैं हम लोग, तो मास और एक्सेलरेशन कितना हो गया सर? जीरो। तो n इक्वल टू क्या हो गया सर? एम जी कॉस थीटा। क्या हो गया सर? mg cos थीटा। यहां पर जो नॉर्मल रिएक्शन है किसके बराबर है सर? mg cos थीटा के बराबर है। इसलिए ये y एक्सिस में कोई वेलोसिटी, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मोशन नहीं दिखा रहा है, लेकिन x एक्सिस के अलॉन्ग, इस एक्सिस के अलॉन्ग होगा। क्लियर हुआ? क्यों? क्योंकि एक नेट फोर्स लग रहा है किधर? इधर लग रहा है mg sin थीटा। क्या लग रहा है इधर सर? mg sin थीटा। ये बना देते हैं, क्या लग रहा है इधर सर? mg sin थीटा। बस यही एक नेट फोर्स लग रहा है, बाकी सब फोर्स का क्या हो गया है? जीरो। इसकी वजह से ये नीचे स्किड करेगा, नीचे स्लिप करेगा, स्किड करेगा, कोई दिक्कत नहीं सर। देखिए, तो रिजॉल्व किए फोर्स को, परपेंडिकुलर और पैरेलल। अब फिर लगा दिए नेट फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग वाई एक्सिस मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, नेट फोर्स अलोंग जेड एक्सिस मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग जेड एक्सिस, ठीक है। अब परपेंडिकुलर का बात किए तो मास इनटू एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर। कोई तकलीफ अब? नहीं सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखते हैं सर, एक बॉडी है 4 kg का और 2 kg का लटका हुआ है रस्सी से।
हम यहाँ बॉडी बनाते हैं, ये रहा बॉडी, ठीक है, ये रहा। कितना केजी का है बेटा ऊपर वाला? 4 केजी। अब फिर जिंटे जोड़ा है वो कितना केजी का है सर? 2 केजी का, ठीक है। बीच में रस्सी है जी, अच्छा यहाँ भी एक रस्सी है। क्या गो रस्सी दिख रहा है आप लोग को? 2। तो सर एक तो सबसे पहले धरती माता फोर्स लगाएगी इसके ऊपर, नीचे कितना? 2G, अरे बोलो। और इस पे धरती माता कितना फोर्स लगाएगी? 4G। अगर यहाँ पर टेंशन देखें तो इसको हम मान लेते हैं पहला रस्सी, रस्सी 1। तो सर जहां भी टेंशन देखना है वहां बैठ के छाता ऊपर खींच देना है, इसको मान लेते हैं T1। तो इस पे भी कितना फोर्स लगेगा सर? T1। जहां भी देखना है वहां बैठ के छाता अपोजिट में। और इसको क्या मान लेते हैं सर? T2। तो यहाँ भी कौन सा फोर्स लगेगा? T2। कोई समस्या है किसी को? अच्छा बॉडी क्या है सर? रेस्ट में, मोशन में है? बॉडी क्या है सर? रेस्ट में है। तो अगर इस बॉडी का सिर्फ हम लोग निकालें, FBD बनाए अलग करके, क्या बनाए सर? FBD बनाए, तो क्या होगा सर? नीचे फोर्स लगेगा 2G और ऊपर फोर्स लगेगा कितना? T1। कितना लगेगा? T1। क्या ये बॉडी आपको ऊपर आता जाता दिख रहा है क्या? नहीं, यानी कि अलोंग y एक्सिस, ध्यान से सुनना, ये क्या है सर? रेस्ट में है। क्या है सर? ये रेस्ट में, ठीक है। अच्छा 4 kg आपको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है क्या? अरे बोलो। अच्छा 4 kg कितना कितना फोर्स लग रहा है? फाइनल बताओ हमको। एक फोर्स ऊपर लग रहा है, कौन सा? T2। एक धरती माता फोर्स लगा रही है 4G, और एक ये भी तो लग रहा है T1। हाँ T1, इसको मत छोड़ना। अच्छा इतना फोर्स लगने के बावजूद भी अलोंग y एक्सिस ये मोशन में है या रेस्ट में है? बताइए, मोशन में है कि रेस्ट में है? रेस्ट में है, यानी कि अलोंग y एक्सिस नेट फोर्स को क्या होना पड़ेगा? 0। यानी कि ऐसा कर सकते हैं, ऊपर वाले को प्लस माने और नीचे वाले को माइनस माने, तो T2 माइनस है ना 4G माइनस T1, या फिर इसको माइनस कर लें और इसे कॉमन ले लें, इक्वल टू 4 इनटू एक्सेलरेशन कौन एक्सिस के लॉन्ग? y एक्सिस के लॉन्ग। EFy बराबर MAy। अरे समेशन ऑफ ऑल फोर्सेस अलोंग y एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू y एक्सिस। एक्सेलरेशन क्या है? 0। कहीं जा रहा है क्या? अगर जा भी रहा होता तो कांस्टेंट वेलोसिटी से आता, लेकिन यहाँ तो कहीं जा ही नहीं रहा है। तो क्या हो जाएगा सर फाइनली इसका अगर एक्सप्रेशन लिखें तो T2 माइनस 4G प्लस T1 इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया क्या? अरे बोलो। तो यहाँ से T2 इक्वल टू T1 का वैल्यू पुट कर दे जी, तो 6G हुआ क्या? अरे बोलो। T2 इक्वल टू क्या हो गया हमारा? 6G। तो अब G का वैल्यू 10 पुट कर दो, देखो यहाँ पूरे बना दिए हैं। तुम लोग कर लोगे अब घर में? कर लोगे बच्चा? इतना कहानी कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं आगे। ये तो क्वेश्चन बनाना है, आप लोग ट्राई लीजिए क्वेश्चन का, लैंग्वेज मत लिखिएगा, सिर्फ ट्राई लेना है बनता है कि नहीं आपसे, या मेरे साथ बनाइए फटाफट। पता चला कैसे खत्म होगा? हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, दोनों काम हो जाएगा, रिवीजन भी हो जाएगा और सिलेबस भी फिनिश हो जाएगा। 12 में जानते हो क्या होने वाला है? ये लिखा हुआ तुम्हारे पास रहेगा, घर में लिखना भी नहीं है, सिर्फ याद करके आना है। हाँ तो हार्ड कॉपी रहेगा वो एकदम, और मेरा हैंड राइटिंग ठीक है बनता है। अरे यार 150 दिन में खत्म करना है मुझे, ये पूरे भारत में सबसे पहले 12 का सिलेबस हमको खत्म करना है, चाहे जो हो जाए। चलो 150 दिन 16 जनवरी को शुरू करेंगे ना, 150 दिन जो थंबनेल लगेगा ना लाइव क्लास का, लिखवे करेंगे उसमें 150 डे चैलेंज। संडे को भी क्लास लगेगा, संडे को बड़ा क्लास लगेगा, तैयार रहिएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, आप उसके लिए निश्चित रहिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अभी हम पिछले 1 महीना में 3 सब्जेक्ट को कम से कम हमको लगता है 30 चैप्टर पढ़ा दिए हैं 3 सब्जेक्ट में, और सब बच्चा ठीक है, किसी को समस्या नहीं है। तो लास्ट में बहुत ज्यादा खाने से अच्छा है कि अभी थोड़ा ज्यादा खाना शुरू कर दें, है ना। देखिए अच्छा अभी हम फास्ट पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ रिवीजन टेस्ट, रिवीजन एंड टेस्ट, ऐसा नहीं कि 150 दिन में खत्म करके आपको टाटा बाय बाय कर देंगे, ऐसा नहीं है। रिवीजन एंड टेस्ट वही, बाकी का दिन तो नंबर लाएगा। CBSE क्वेश्चन बैंक खरीद लेना, ठीक है।
देखो अब, अच्छा अभी फास्ट पढ़ा रहे हैं तुमको, ये चैप्टर आधा पहुंच गया, पता है तुमको? पता है तुमको? आधा हो गया। क्या मिनट पढ़ा है? अभी 1 घंटा कहाँ हुआ है? अभी 1 घंटा कहाँ हुआ है? अब बताओ, अब तुम ही बताओ कहाँ दिक्कत है? वो ऐसा चीज है जो नहीं समझ में आया? बेटा जलवा है, ये जलवा जो है ना इतने समय रह गया है, निकलेगा बाहर अब। ठीक है, हम आपको मोशन इसलिए एकदम स्लो मोशन में पढ़ा रहे थे कि आप पहली बार फिजिक्स से भेंट हुआ था आपको, और उसमें कै कै कचर कचर चपर चपर। अभी शांत है ना, पढ़ा रहे हैं ना चुपचाप। चल देखो, अब इस बॉडी को देखिए, यहाँ पर एक वेज लगा हुआ है, और क्यों शांत है अभी तुम लोग को बताए थे लड़का लोग? हाँ, अभी इसको ही बताएंगे थोड़ा देर में हम। ये देखो, हाँ अब देखो यहां पर कितना एंगल है सर? m, और यहां पर थीटा है, और यहां पर क्या लग रहा है? m लग रहा है। क्या रहा है? ए ब्लॉक इज स्टेशनरी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, हाउ मेनी फोर्स आर एक्टिंग ऑन द ब्लॉक? एफबीडी का सवाल, इससे नीचे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन नहीं ले जा सकता। हमको इतना अच्छा से एलन वाला और पटना वाला टीचर नहीं पढ़ाया था, बका वाला तो खैर चर्चे नहीं किया था। देखो नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है सर? धरती माता बुला रही है mg से, और ये फोर्स कौन हो गया? n। ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा। तो एक फोर्स इधर लगेगा mg cos थीटा, अरे बोलो, एक इधर लगेगा क्या? mg sin थीटा। कर है कितना फोर्स लग रहा है? बता दो यार। अच्छा, फ्रिक्शनल सरफेस है, तो ये जब फिसलना चाहेगा तो इसको अपोज करने के लिए फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन भी बताएंगे आपको। बोलाओ कितना फोर्स लगेगा? कितना आंसर आना चाहिए? बोलिए। 3। कौन कौन सर? सर आपको तो 4 4 दिख रहा है। अरे नहीं यार, mg का ही ना कंपोनेंट है। 1 2 3। क्लियर हुआ? एक रोज नन्नू बाबू उनकी पढ़ाई होगा। चल, कर है फाइंड नेट फोर्स ऑन m2। कर है कि m2 पे फोर्स बताइए। किस पे बताइए फोर्स सर? m2 पे। आपको जो भेजेंगे ना ये बना हुआ ही जाएगा, ठीक है? तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस खाली नोट्स जो है तैयार करना है। तो यहां पर देखो, ये आपको सजा दिए हैं सर। m2 रेस्ट बैंक मोशन में है सर। अरे बोलो, ये m1 हो गया, ये m2 हो गया, केक बन गया लगता है। और ये क्या हो गया बेटा? m3। अब n1 पे धरती माता बुलाएगी, कहेगी पुत्र नीचे आओ। कितना फोर्स से नीचे आएगा पुत्र इसका? m1g। इस पे भी फोर्स नीचे लगेगा, m2g। इस पे भी फोर्स लगेगा, m3g सॉरी, क्या लगेगा सर? m3g। क्लियर है क्या? अब सर एक फोर्स लगेगा जिसका नाम है कॉन्टैक्ट फोर्स। क्या नाम है इसका सर? तो इसको कर दिए n1, फिर यहां भी लगेगा क्या? इसको कर देंगे n2, ठीक है? और फिर यहां भी लगेगा, इसको क्या कर देंगे सर? n3, और यहां भी n3। वो दिक्कत किसका पूछ रहा है सर? m2 का पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है? m2 का। और m2 किस में है सर? रेस्ट में। तो नेट फोर्स पे क्या होना चाहिए? 0। m2 को अलग करते हैं हम यहाँ पर। पूरा गंदा हो गया m2 बेचारा। नीचे कौन सा फोर्स लग रहा है सर? m2g। और कौन फोर्स लग रहा है इस पे? बोलिए। m2 पे एक फोर्स इधर भी लग रहा है क्या? और इधर भी लग रहा है क्या? ठीक है, और एक फोर्स इधर भी लग रहा है। अरे लग रहा है ना? तो नेट फोर्स जो होगा वो क्या होगा? टोटल के चलते 0 हो जाएगा। टोटल के चलते क्या हो जाएगा? 0। तो नेट फोर्स तो यहाँ पर बॉडी चूंकि रेस्ट में है तो 0 होगा ही होगा। लेकिन फोर्स बहुत तरह का लग रहा है। समझ में आया? कर लोगे ये अब? ठीक। अब यहाँ पर देखो सर, फिर यहाँ वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन 0, और जब एक्सेलरेशन 0 तो फोर्स 0। क्लियर हुआ? चलिए अब देखिए आगे। अब नीट 2013 का सवाल है, पढ़ो तो जरा बच्चा। ये सवाल है। रुकिए हमको थोड़ा सा इसको व्हाइट करने दीजिए, मतलब ये लाइनिंग को हटाने दीजिए। देखो अब कह रहा है 3 blocks with masses m, 2, m and 3 are connected by string as shown in figure. ठीक है? After an upward force F is applied on block M, the masses move upward at constant speed B. स्पीड क्या है बेटा? तो फोर्स कितना होगा? फोर्स कितना होगा बोलिए? 0। अरे ऊपर तो जा रहा है, सही में जा रहा है फोर्स लगाने वजह से, लेकिन कैसा स्पीड से जा रहा है? कांस्टेंट से। कांस्टेंट स्पीड है तो एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0।
तो फोर्स क्या हो गया, 0, क्योंकि हम लोग कह जानते हैं कि ये होता है। आया आया क्या, नीट 2013 क्वेश्चन, ठीक है। और इसमें जो हम बनाए थे तो हम भी खूब दिमाग लगाए थे, लेकिन ये सोचे ही नहीं कि जब एक्सेलरेशन 0 है तो फोर्स भी 0 ही होगा, क्योंकि इक्वेशन क्या कहता है, समेशन ऑफ फोर्स अलोंग वाई एक्सिस इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। आया, ठीक है सर। अब देखिए, अब बाकी का कहानी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। क्यों, क्योंकि 7 बजे हम टाइम स्टैम्प लगाए हुए हैं कि फिर हम लाइव आ रहे हैं ऑप्टिक्स में।